आमतौर पे हम लोग जब भी कभी वोट देने जाते हैं तो अपने पसंद के किसी एक ही कैंडिडेट को वोट दे पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसी भी वोटिंग होती है जिसमें इलेक्शन में जितने कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सबको वोट दिया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा चुनावों की। हाल ही में देश के 3 स्टेट्स में 15 राज्यसभा सीटों के लिए इलेक्शन हुआ। हमारे देश की संसद में कुल 2 हाउसेस हैं, उनमें से एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस होता है जो कि परमानेंट हाउस होता है, इसको हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। और राज्यसभा का जो गठन किया गया है उसके पीछे उद्देश्य ये था कि फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचा के रखने के लिए स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया था। देश में अगर लोकसभा में कोई बिल पास होता है और राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो पाता है तो अल्टीमेटली उस बिल को पास नहीं माना जाता है और वो कानून नहीं बन सकता है। इसलिए राज्यसभा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और राज्यसभा का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स की गवर्नमेंट के बीच में बैलेंस बनाता है। आप जानते हैं हमारे देश में सभी स्टेट्स में भी एक गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी एक गवर्नमेंट है। दोनों के काम पूरे के पूरे डिफाइंड हैं, जो सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर सकती हैं, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। इसी तरह सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, स्टेट सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। कुछ कॉन्करेंट सब्जेक्ट होते हैं जिसपे दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाती है तो उसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना, उस बिल को पास होना जरूरी है। राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेट्स में जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। तो बेसिकली राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो स्टेट की जो विल है, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो विल है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके जाते हैं और सेंटर में लेके जाते हैं। इसलिए राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। ऐसे बिल्स जो फिनांस बिल कहे जाते हैं, उन बिल्स को अगर राज्यसभा पास नहीं भी करती है एक सर्टेन पीरियड में तो भी वो बिल पास माना जाता है और वो कानून का शक्ल ले सकता है। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है राज्यसभा और लोकसभा में। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। उसके सारे मेंबर्स 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में उसके 1/3 मेंबर्स को इलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है और इलेक्शन के बाद वो फिर से आ सकते हैं या फिर इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट जीतता है वो राज्यसभा में आता है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 की होती है, जिसको आप 250 तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। इन 250 कैंडिडेट्स में से 12 कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड होते हैं जिनको ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के कुछ दिग्गज लोग होते हैं। अभी करंटली राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 240 की है क्योंकि 5 सीट्स उसमें वैकेंट हैं, 4 सीट J&K के वैकेंट हैं और 1 सीट नॉमिनेटेड मेंबर के वैकेंट है। अभी हाल ही में राज्यसभा के इलेक्शन खत्म हुए हैं तो उसके बारे में बहुत ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। कहीं पर MLAs ने क्रॉस वोटिंग की है, कहीं पर गवर्नमेंट गिरने की स्थिति आ गई है, तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर ये इलेक्शंस होते कैसे। राज्यसभा के इलेक्शन में दरअसल वोटर्स जो होते हैं वो स्टेट में पब्लिक द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जो MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये लोग राज्यसभा इलेक्शन के वोटर होते हैं। राज्यसभा के इलेक्शन में जीतने के लिए कैंडिडेट को एक मिनिमम वोट की रिक्वायरमेंट होती है। ये वोट जो होते हैं वो हर एक MLA और MLC के वोट को 100 वोट काउंट किया जाता है और उस पर एक सेट फॉर्मूला के बेस पे एक मिनिमम वोट तय किया जाता है जो कि हर एक कैंडिडेट को पाना होता है। और जब तक वो कैंडिडेट उतने वोट नहीं पाता है तब तक उसको जीता हुआ कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया जाता है, राज्यसभा के लिए इलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। हर एक बार मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। इसमें एक चीज बहुत दिलचस्प है जिसके बारे में मैंने सबसे पहले आपसे बात किया, वो ये है कि इसमें जो वोटर्स होते हैं वो अगर चाहें तो सारे के सारे कैंडिडेट्स को अपना वोट दे सकते हैं। बस उन्हें अपना प्रेफरेंस बताना होता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस का उनका कैंडिडेट कौन है, सेकंड प्रेफरेंस का कौन है, थर्ड प्रेफरेंस का कौन है, और इस हिसाब से जितने सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं उन सारे सीट्स के लिए वो अपने प्रेफरेंस तय करता है। मैंने अभी आपको बताया कि हाल ही में 3 स्टेट के 15 राज्यसभा सीट्स के लिए
इलेक्शन हुआ। इसमें आपने एक व्हिप की बात सुनी होगी। व्हिप दरअसल ये होता है कि कोई भी पार्टी अपने एमएलए और एमपीज को एक डायरेक्शन जारी करता है कि उनको किसके लिए वोटिंग करनी है। ये जो डायरेक्शन होती है किसी पार्टी की, इसी को व्हिप कहा जाता है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में ये व्हिप कंपलसरी नहीं है और एमएलए जिसको चाहें उसको वोट कर सकते हैं, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट कर सकते हैं, उसके अलावा भी किसी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। क्रॉस वोट ये होता है कि जब कोई पार्टी अपने एमएलए और एमएलसीज को व्हिप देती है कि किस पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में उनको वोट करना है, अगर वो उस कैंडिडेट के बजाय दूसरी पार्टी के कैंडिडेट या किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। अभी हाल ही में जो राज्यसभा के इलेक्शन हुए, इसमें उत्तर प्रदेश में 10 सीट, हिमाचल प्रदेश में 1 सीट और कर्नाटक की 4 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसमें चूंकि आपके एमएलए और एमएलसीज वोट करते हैं तो हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करती है और उसके पास फॉर्मूला के बेसिस पे ये कैलकुलेशन रहता है कि उसके कितने कैंडिडेट्स आराम से जीत जाएंगे और उनके कैंडिडेट्स को कितने वोट मिलेंगे। दिलचस्प यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के पास 7 कैंडिडेट्स को आराम से जिताने लायक वोट थे, लेकिन उन्होंने एक 8th कैंडिडेट भी खड़ा किया जिसके लिए उनके पास कुछ वोट कम पड़ रहे थे। लेकिन दूसरे पार्टी के एमएलएज ने अपने पार्टी के व्हिप को और अपने पार्टी के साथ डिफेक्ट करते हुए बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया, जिसकी वजह से बीजेपी के 8 कैंडिडेट जीत गए, जबकि समाजवादी पार्टी ने जो 3 कैंडिडेट खड़ा किए थे उसमें से 2 कैंडिडेट ही जीत पाए, 1 कैंडिडेट उनका हार गया। ये इलेक्शन करंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और हमारी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए और करंट मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी था। और ये जो उत्तर प्रदेश में 8th कैंडिडेट जीता है, या हिमाचल प्रदेश में कम एमएलएज होने के बाद भी बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस के एमएलए से अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट करवाया और अपने कैंडिडेट को जिता लिया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है, क्योंकि राज्यसभा में मैंने आपको बताया कि कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास ना हो। और देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को पास कराने हैं, जिसके लिए उसको राज्यसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसको एक्सपंज करना है, उन सारे कानूनों को हटाने के लिए भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री की पार्टी बीजेपी के लिए ये राज्यसभा के इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें इनके एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए राज्यसभा के इलेक्शंस में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत लगाई और कुछ एसपी के एमएलएज को, कुछ कांग्रेस के एमएलएज को अपनी पार्टी से डिफेक्ट करा के बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में वोट करवाया। अभी राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 240 है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 4 जम्मू कश्मीर की सीट्स वैकेंट है और 1 सीट नॉमिनेटेड कैंडिडेट की वैकेंट है। तो अभी राज्यसभा में मेजॉरिटी के लिए 121 सांसद चाहिए, उसमें से बीजेपी के पास 97 उसके अपने सांसद हैं और बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, उसके पास टोटल 117 सांसद हो गए हैं, जो कि मेजॉरिटी से 4 सांसद कम है। लेकिन ये मेजॉरिटी बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको बहुत सारे ऐसे बिल पास करवाने हैं जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, और बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जिसको हटाने की भी बात हो रही है या लोगों की डिमांड है कि उसको हटाया जाए, जैसे टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट है या फिर वक्फ बोर्ड का एक्ट है। इन सब को हटाने के लिए भी बात हो रही है। इन सब के लिए बीजेपी को राज्यसभा में मेजॉरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो मेजॉरिटी के बहुत नजदीक बीजेपी अब पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। स्पेशली इसलिए कंट्रोवर्सी हुई कि बीजेपी के 7 कैंडिडेट्स आराम से जीत सकते थे, लेकिन उसने 8वां कैंडिडेट खड़ा किया। तो समाजवादी पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसने भी अपना 3rd कैंडिडेट खड़ा किया, जिसके लिए उसको वोट कम पड़ रहे थे। अब ये इलेक्शन दिलचस्प होने वाला था इसलिए क्योंकि एक कैंडिडेट बीजेपी का था जिसको कुछ वोट समाजवादी पार्टी से लेने थे, और उसी तरह एक कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का था जिसको कुछ वोट्स बीजेपी या दूसरे पार्टीज से लेने थे। अब इसमें हुआ ये कि बीजेपी या इसके साथ जो गठबंधन में पार्टीज हैं उसके वोट्स तो समाजवादी पार्टी में नहीं गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के 7 एमएलएज डिफेक्ट कर गए और उन लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट दिया। और इसके वजह से यूपी के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा चल रही है क्योंकि 2 महीने में लोकसभा के चुनाव होने हैं और देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स यूपी में हैं, जहां पर बीजेपी टारगेट कर रही है कि सारे के सारे 80 सीट्स बीजेपी जीत जाए। इसलिए ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी थे, और इस इलेक्शन में जो भी पार्टी जीतती उसको एक मोरल विक्ट्री मिलती और उसका मोरल हाई होता, जो कि बीजेपी ने सपा के
एमएलएज को अपने पक्ष में करके सपा को कहीं ना कहीं, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर किया है और अपना जो लक्ष्य है 80 में 80 सीट जीतने का, उसको बहुत स्ट्रेंथन किया है। साथ ही साथ अपने ऑपोजिशन को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के जो एमएलएज ने डिफेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं हमें यूपी के पॉलिटिकल हालात के बारे में बताता है और कहीं ना कहीं हमें यह भी दिखाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या हो सकता है। सबसे पहली बात इसने ये प्रूव किया है कि समाजवादी पार्टी, जिसने कि कांग्रेस के साथ वहां पर गठबंधन किया हुआ है और वो लोग इंडिया अलायंस के नाम से बीजेपी को ऑल ओवर इंडिया में टक्कर देने की बात कर रहे हैं, जिनके साथ विपक्ष के और भी दल आ गए हैं, ये गठबंधन यूपी में बहुत कमजोर हो गया है। और इसने ये भी प्रूव किया है कि आदरणीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो अपने पिता आदरणीय मुलायम सिंह यादव की तरह मैजिकल और अपीलिंग नहीं है। इसने ये भी प्रूव कर दिया है कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म अब नहीं चल सकता, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव हो या आदरणीय राहुल गांधी, दोनों बीजेपी को परेशान नहीं कर पा रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी होने के बावजूद बीजेपी के लिए नुकसान नहीं पैदा कर पा रहे हैं और दोनों में वो करिश्मा नहीं है जिससे कि बीजेपी को वो इलेक्शन में हरा सके। अब आदरणीय राहुल गांधी जी की तो खैर क्या ही बात की जाए, लेकिन आप आदरणीय अखिलेश यादव जी के पॉलिटिकल करिश्मा और पॉलिटिकल कैपेबिलिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ढोल बाजा ताशा बारात के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य अपना विधानसभा चुनाव हार गए और उसके बाद उनको एमएलसी बनाया गया, समाजवादी पार्टी का महासचिव बनाया गया और उसके बाद वो एक पीडीए की पिपहरी लेके बजाते रहे और सनातन को बहुत सारी बातें कहते रहे, भगवान राम के बारे में बहुत सारी बातें कहते रहे, खुद विधानसभा चुनाव हार गए। और जो विधानसभा चुनाव जीते हुए थे आदरणीय अखिलेश यादव की पार्टी के, वो चाहे ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे जी हों या राकेश प्रताप सिंह जी हों, ये लोग लगातार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक्शन लेना चाहिए, इस तरह से सनातन का अपमान नहीं करना चाहिए, इस तरह से हिंदू धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने और आदरणीय अखिलेश यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि पीडीए वो करते रह गए और उनके साथ विधायक उनके साथ डिफेक्ट करके बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे आए और राज्यसभा के चुनाव में टिकट नहीं मिलने या दूसरी बातों को लेके और अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के पूरा नहीं होने पे आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो आदरणीय अखिलेश यादव हो या आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों के लिए वही रहा कि ना खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने समाजवादी पार्टी को डंट लगाया अलग, और समाजवादी पार्टी के जो 7 जीते हुए एमएलए थे उन लोगों ने भी अपनी पार्टी के साथ डिफेक्ट कर दिया। तो न मनोज पांडे रह गए आदरणीय अखिलेश यादव के साथ और न स्वामी प्रसाद मौर्य रह गए। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो राकेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय राकेश प्रताप सिंह जी और आदरणीय मनोज पांडे, आदरणीय अभय सिंह, ऐसे जो भी समाजवादी पार्टी के एमएलएज हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया, वो लोग लगातार कह रहे थे कि ये बीजेपी के स्लीपिंग एजेंट है। और बीजेपी की जो कैपेबिलिटी है और बीजेपी की जिस तरह की पॉलिटिक्स है, कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को गाजे बाजे के साथ प्लानिंग के तहत समाजवादी पार्टी को डंट करने ही भेजा और स्वामी प्रसाद मौर्य, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने वही किया और उसके बाद नतीजा आपके सामने है। उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और अपनी पार्टी का जो ऐलान किया है उसके कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह गई तो उनकी हवाइयां उड़ने लगी। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के पॉलिटिकल कैपेबिलिटी और पॉलिटिकल करिश्मा को आप समझ सकते हैं और इसी का नतीजा है कि राज्यसभा चुनाव में उनके विधायक, उनके चुने हुए एमएलएज उनके साथ डिफेक्ट कर गए। चूंकि एमएलएज जो हैं वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो लोगों की ही विल को दिखाते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी से टूट के अगर 7 एमएलएज ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है तो कहीं ना कहीं वो अपने लोगों के विल को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उसके साथ लोग ज्यादा हैं और समाजवादी पार्टी के साथ कम है। जिन एमएलएज ने समाजवादी पार्टी के साथ डिफेक्ट किया है उन लोगों ने अपने रीजंस भी बताए। उसमें से बहुत सारे लोगों का रीजन यही था कि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से हिंदू धर्म, सनातन धर्म और सनातन धर्म के प्रतीकों का अपमान कर रहे थे, उस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमएलएज नाराज थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की एक एमएलए पूजा पाल हैं, वो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एक माफिया डॉन अतीक अहमद मारा गया था उत्तर प्रदेश में। उस अतीक अहमद ने पूजा पाल के पति राजू पाल को सरेआम दिन दहाड़े मरवाया था, जिनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी पूजा पाल भी एमएलए बनी थी।
और अब चूंकि अतीक अहमद के खिलाफ यूपी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया और फिर अतीक अहमद को भी 3 लड़कों ने पुलिस कस्टडी में ही मार दिया, तो पूजा पाल ने यह कहा कि यूपी गवर्नमेंट ने अतीक अहमद के खिलाफ जो स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, इसकी वजह से मैंने यूपी गवर्नमेंट के सपोर्ट में, बीजेपी के सपोर्ट में अपना वोट दिया। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की वजह से इस तरह के वोट्स बीजेपी को मिले और राम मंदिर के इशू पे भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी के कुछ एमएलएस के वोट मिले। इस राज्यसभा इलेक्शन के रिजल्ट ने यूपी में जो 2 बहुत डोमिनेंट कास्ट थे और जिनकी पॉलिटिक्स यूपी में बहुत ज़्यादा चलती थी, ब्राह्मण एंड ठाकुर, उनके बीच के भी डिफरेंस को कम किया है और ये प्रूव किया है कि ये दोनों कास्ट बीजेपी के साथ पूरे स्ट्रांगली खड़े हैं। और इस इलेक्शन में जो समाजवादी पार्टी के 7 एमएलएज ने डिफेक्ट किया है, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये सारे के सारे एमएलएज जो हैं वो अयोध्या, अमेठी और रायबरेली इस क्षेत्र से आते हैं और इस क्षेत्र में अमेठी और रायबरेली उनकी ट्रेडिशनल सीट रही है और इस एरिया के एमएलएज अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करेगी। यूपी में इस राज्यसभा इलेक्शन के जो की टेक अवेज हैं वो यही है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। कांग्रेस के लिए तो अब उसकी जो ट्रेडिशनल सीट अमेठी और रायबरेली की है लोकसभा के लिए, उसको भी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी यूपी में अपने वोट्स को और कंसोलिडेट करेगी और उसका जो टारगेट 80 में 80 सीट्स जीतने का है उसके बहुत नज़दीक पहुंच जाएगी। इस इलेक्शन के बाद एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के कमज़ोर होने की वजह से लोकसभा चुनाव में उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और उस लोकसभा चुनाव में हार के बाद एसपी और बीएसपी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से यूपी में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और कांग्रेस चूंकि अपने ट्रेडिशनल सीट्स हार जाएगी तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा शेमफुल स्थिति होगी। ये बहुत लंबी दूर के लिए है और इसका इफेक्ट बहुत लंबा जाने वाला है और इस तरह से ये एक तरह से प्रूव करेगा कि बीजेपी पूरे नॉर्थ इंडिया में अपने आप को बहुत कंसोलिडेट कर रही है, बहुत स्ट्रेंथन कर रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में लोकसभा चुनाव में बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट करने वाली है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा इलेक्शन के रिजल्ट में समाजवादी पार्टी तो कमजोर होगी ही, बीएसपी ऑलरेडी कमजोर है, लेकिन कांग्रेस अपने 2 ट्रेडिशनल सीट्स पे कमजोर होगी ही और उसका इफेक्ट ये जाएगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया भी कांग्रेस कमजोर होगी और कांग्रेस के कमजोर होने से ऑल ओवर इंडिया जो ऑपोजिशन है वो भी अपने आप में बहुत कमजोर हो जाएगा। और इस तरह के पॉलिटिकल लड़ाई, इस तरह के डेमोक्रेटिक लड़ाई में जब ऑपोजिशन कमजोर हो जाएगा तो देश में जो डिविसिव फोर्सेस हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, वो स्ट्रीट्स पे और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेंगी और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें देश में पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली जब इनकी हार होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिले और ज़्यादा मैनमेड प्रॉब्लम्स देखने को मिले। नॉन ऑर्गेनिक क्रिएटेड प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं, चाहे वो किसानों के नाम पे रोड ब्लॉक हो या सीएए एनआरसी के नाम पे रोड ब्लॉक हो या दिल्ली में जिस तरह के दंगे हुए थे इस तरह की स्थिति हो, उसमें आपको आने वाले समय में इंक्रीज दिख सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।